ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था तब तक ये सपना इतना बड़ा हो गया था कि मेरी बैच के सारे बच्चे या तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इस तरह की चीजें बनना चाह रहे थे और मैं अकेला सपना देख रहा था एक्टर बनने का। बहुत कम टीचर ऐसे थे जिनको मैं पसंद आता था और बहुत ऐसे टीचर थे जिनको लगता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला। मैंने एज अ मेन लीड फिल्म की, मैंने कुछ सीरियल्स किए, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मुझे रिकॉग्निशन दिलवा सके। तो हमको शर्म लगती थी, हमको डर लगता था कि हम कैसे बताएं कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो सपना अंदर ही अंदर बड़ा होता जा रहा था। मुझे लगता है कि जब तक आप अपने अंदर ये मान के चलो कि मैं सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। सीन 1, एक्सटीरियर विलेज रोड, डे, सुबह का समय, और एक शिक्षिका दिखने वाली लगभग 25 से 30 साल की एक लेडी चली जा रही है और उनके साथ चला जा रहा है उनका 6 से 7 साल का लड़का। दोनों चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक जगह पर आकर लड़का थक जाता है और माँ की तरफ पलट कर कहता है कि माँ, मैं थक गया। माँ कहती है जो रुक जाते हैं वो थक जाते हैं। लड़का अगला दो सवाल दागता है, कहता है कि माँ, हमको ही क्यों चलना पड़ता है? तो माँ कहती है क्योंकि हम स्ट्रांग हैं, मजबूत है। और चलते चलते 5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो लड़का और माँ दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, पढ़ाई होती है, माँ बच्चों को पढ़ाती है, बच्चा पढ़ता है, और शाम को फिर से सूरज ढलने से पहले वो चलते हुए 5 किलोमीटर अपने गांव लौट कर आते हैं। ये कहानी कई सालों तक चली और ये कहानी मेरी है। वो माँ मेरी माँ है और वो लड़का मैं हूं। माँ ने बचपन में ही सिखा दिया था कि जो रुक जाता है वो थक जाता है, और इसीलिए शायद मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, करता रहा, और चलते चलते आज यहां तक पहुंच गया हूं जहां पर मुझे एक मौका मिला है जहां मैं अपनी कहानी सुनाकर दूसरों को जोश दिला सकूं। मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता हूं कि मैं किसी को जोश दिला सकूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करूंगा, मैं आपके साथ अपने किस्से शेयर करूंगा, और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप कहीं से भी आते हो, छोटे से गांव से, छोटी सी गली से, छोटे से घर से, छोटे से परिवार से, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आप थकेंगे नहीं। चलते रहना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर, जिस टाउन में मेरी माँ स्कूल में पढ़ाती थी, उसी टाउन में मैं पढ़ता था, और उसी टाउन में एक छोटा सा सिनेमा हॉल था, और उस सिनेमा हॉल में रील्स वाली फिल्में चलती थी। तो वो फिल्मों को काट के जब बाकी की रील्स बाहर फेंक दी जाती थी तो वो रील्स में सारी इकट्ठा करके ले आता था, और अपने गांव आकर गायों के तबेले में अंधेरा करके सफेद चद्दर पर टॉर्च और मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के वो कटी हुई फिल्मों से फिल्में बनाकर मैं अपने दोस्तों को दिखाता था। फिल्में शायद तब से ही मेरे दिल में जीने लगी थी। मुझे पता नहीं था कि कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं। और उसी दौरान मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में था तो मेरी माँ ने मुझे श्रवण कुमार का एक पात्र अभिनय करने के लिए कहा। उस दिन स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा था, तो हायर अथॉरिटीज आई हुई थी, बड़े बड़े टीचर्स आए हुए थे, बड़े अफसर आए हुए थे, और उन सब के सामने मुझे श्रवण कुमार का वो अभिनय करने का मौका मिला। मैंने अभिनय किया, और जब श्रवण कुमार को दशरथ का तीर लगता है और वो गिरते हैं, उस जगह पे मैं गिरा और मेरे हाथ में एक मटकी थी, वो फूट गई, और शायद लोगों को लगा कि मैंने बहुत अच्छा अभिनय किया, इसलिए लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया। और उसी दिन से मुझे लगा कि यही चीज है जो मुझे जीवन में चाहिए, यही प्यार है जो मुझे जीवन में चाहिए। और उसी दिन से सबको एंटरटेन करने का, सबके लिए कुछ करने का, एक नई बात कहने का, लोगों की जिंदगी बदलने का एक विचार मन के अंदर बैठ गया, और तब से मैं करने लगा। तब से मुझे एक्टर बनने के सपने आने लगे। लेकिन जिस परिवार से मैं था, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे दादाजी किसान थे, गन्ने की खेती होती थी, उस परिवार में दूर दूर तक किसी का भी आर्ट के साथ, एक्टिंग के साथ, फिल्म मेकिंग के साथ, ड्रामा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो हमको शर्म लगती थी, हमको डर लगता था कि हम कैसे बताएं
कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो सपना अंदर ही अंदर बड़ा होता जा रहा था। मैं फिल्में देखकर आता था और उस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर डायलॉग बोलने की कोशिश करता था, किसी को नहीं दिखाता था, चुपचाप अकेले में। एक्टर्स के फोटो न्यूज़पेपर से काटकर उसका कोलाज बनाता था। ये सारी चीजें मिलाकर उस सपने को बड़ा ही करती जा रही थी, पर रास्ता मालूम नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। और 6th स्टैंडर्ड आते आते मुझे रेसिडेंशियल स्कूल में जाना पड़ा, जवाहर नवोदय विद्यालय। वहां जाकर ये सपना और बड़ा हो गया, क्योंकि वहां मुझे फ्रीडम मिल गई। मैं स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करता था, अपने दोस्तों की मिमिक्री करता था। तो स्कूल खत्म होने के बाद मेरा एक अलग से पीरियड चलता था एंटरटेनमेंट का, जो सबको बहुत पसंद आता था और मैं करता था। मुझे बहुत बहुत आनंद आता था लोगों को हंसाने में, लोगों को गुदगुदाने में, लोगों को एंगेज रखने में। तो वो मैं करता रहता था। करते करते मुझे स्कूल टीचर्स ड्रामा में रोल्स देने लगे, और जब वो रोल्स मिलने लगे तो हजारों लोग मिलकर जब मेरा प्ले देखते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एनुअल फंक्शन में लोग देखते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन तब मुझे रास्ता नहीं मालूम था कि इसको मैं करियर कैसे बनाऊं। और वो कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने मंजूर किया है वो होता चले जाता है, वही हुआ। 12th स्टैंडर्ड में था तब तक ये सपना इतना बड़ा हो गया था कि मेरी बैच के सारे बच्चे या तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इस तरह की चीजें बनना चाह रहे थे, और मैं अकेला सपना देख रहा था एक्टर बनने का। तब डीडीएलजे फिल्म रिलीज हुई थी और मैं बिल्कुल शाहरुख खान की तरह बड़े बड़े बाल बना के अपने आप को शाहरुख खान समझ के जीता था। एक बार किसी ने गलती से ये शाहरुख ऐसे करके बुला लिया, उसी दिन मुझे लगा कि मैं शाहरुख खान बन चुका हूं। तो ये सपना अंदर ही अंदर बड़ा होते जा रहा था। और अचानक एक दिन मैं अपने हॉस्टल के टेरेस पर घूमता हुआ पहुंचा। तो अक्सर होता क्या है, जब आप रेसिडेंशियल स्कूल में होते हैं, अब तो लेटर्स लिखना बंद हो गया है, इतने लेटर्स नहीं लिखते लोग, ईमेल्स आते हैं। लेकिन तब आई एम टॉकिंग अबाउट 1992-93, तब लेटर्स आते थे घर से, तो बहुत सारी पोस्ट आती थी। और वो स्कूल में क्योंकि 500 बच्चे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सबके पोस्ट इकट्ठा हो जाते थे। और किसी तरह वो पोस्ट का जो पूरा रद्दी का बंच था वो हमारे टेरेस पे पड़ा हुआ था। मैं टेरेस पर पहुंचा और मैंने देखा सबसे ऊपर एक एनवेलप बड़ा सा पड़ा हुआ था। उस एनवेलप पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लिखा हुआ था, और ड्रामा शब्द ने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। मैंने वो ब्रोशर उठाया, उसको पलट के देखा तो पता चला कि हमारे किसी टीचर ने मंगवाया था, जो किसी तरह यहाँ लैंड अप हो गया था, शायद मेरे लिए। मुझे लगा कि यही सिग्नल है ऊपर वाले का, यही मुझे ये कायनात कहना चाह रही है कि यही तुम्हारा रास्ता है। इसके अलावा ना मुझे कुछ सपने आते थे, ना मुझे कुछ और सूझता था कि मैं अभिनय करूं, मैं कहानियां लिखूं, मैं लोगों को सुनाऊं, लोगों को एंटरटेनमेंट करूं, एंगेज करूं। ये सारी चीजें इतनी घूमती थी कि मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। फिर जब ब्रोशर को ध्यान से पढ़ा तो पता चला कि ग्रेजुएट होना पड़ेगा। 12th पास करके मैं ग्रेजुएशन के लिए गया, बीएससी केमिस्ट्री कर रहा था, 3rd ईयर में फेल हो गया। मुझे फेल होने का उतना दुख नहीं था जितनी खुशी ये थी कि अब 1 साल मैं नाटक करूंगा, क्योंकि वैसे भी कॉलेज में भी मैं नाटक ही करता था। बहुत कम टीचर ऐसे थे जिनको मैं पसंद आता था, और बहुत ऐसे टीचर्स थे जिनको लगता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला। खैर, मैं नाटक करता रहा, बीएससी 3rd ईयर में फेल हुआ। फिर मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा चला गया, वहां 1 साल का मैंने कोर्स किया और वहां भी बहुत सारे नाटक किए। एक बार मैंने एनएसडी का टेस्ट दिया, लेकिन मैं फेल हो गया। मैंने फिर से टेस्ट दिया और मैं पास हो गया दूसरी बार में। फिर से समझ आई एक ही बात जो माँ ने शुरू में कही थी कि जो रुक गया वो थक गया। तो बीएससी में फेल होने के बाद मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा, मैं ड्रामा करने लगा। फिर से बीएससी का एग्जाम दिया, अगले साल पास हो गया, और तब तक एनएसडी में भी सिलेक्ट हो गया। तो एनएसडी में आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ग्रेजुएशन, वो मुझे मिल चुका था। फिर एनएसडी में एक नया सफर शुरू हुआ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। लोगों के साथ कैसे रहते हैं, क्या आर्ट है जब आप 24 घंटे नाटक, लिटरेचर, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये सारी बातें जब आप 24 घंटे उन हवाओं में रहते हो, तो अगर आप कुछ भी ना करो तो भी बहुत कुछ अंदर जाता है। खैर, एनएसडी पास आउट होने के बाद मैं मुंबई आ गया। मैंने पहले ही सोच रखा था, जैसे ही मैं एनएसडी खत्म करूंगा मैं मुंबई जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं मुंबई आया और फिर एक बहुत ही मुश्किल जर्नी शुरू हुई। जैसा सब सोच कर आते थे वैसे मैं भी सोच कर आया था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मैं तो आते ही यहाँ पे काम करने लगूंगा और मेरे आते ही तहलका मच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तब समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है।
एक तो मैं थोड़ा शाय था काम मांगने में, फिर भी मुझे काम मिले। मैंने एज अ मेन लीड फिल्म की, मैंने कुछ सीरियल्स किए, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मुझे रिकॉग्निशन दिलवा सकती। नथिंग वर्कड आउट, बट आई ऑलवेज थॉट दैट आई हैव टू कीप ऑन वॉकिंग, क्योंकि जो रुक गया वो थक गया। अचानक से मुझे एक शो लिखने का, टेलीविजन शो, नॉन फिक्शन रियलिटी शो लिखने का मौका मिला, जिसका नाम था शाबाश इंडिया। मैंने शाबाश इंडिया लिखना शुरू किया और पता नहीं कैसे मेरा काम लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि उसके बाद मुझे कभी काम मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक शो खत्म होता था, दूसरा शो आ जाता था, दूसरा खत्म होते ही तीसरा शो आ जाता था, तीसरा खत्म होते ही चौथा, और इस तरह से मैं शोज लिखता रहा, क्रिएटिव डायरेक्शन करता रहा। और 2008 में मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे। मैंने सोचा था अब ये मेरे पास पैसे हैं, अब मैं जाके सिर्फ लोगों से मिलूंगा अपनी शर्म छोड़कर और कहूंगा कि प्लीज मुझे कुछ काम दीजिए, मुझे कोई कैरेक्टर दीजिए, मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ भरा हुआ है। वो पैसे तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसी साल 2008 में सारेगामापा के शूट पे जाते हुए मैं मुंबई लोकल से गिर गया। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच कई देर तक मैं घिसटता रहा। मैं ऑलमोस्ट मौत को हेलो करके वापस आया। रिकवर होने में 6 महीने लग गए, लेकिन एक्टर का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका शरीर, वही टूट गया था मेरा। मैं अभिनय नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे स्टिक लेकर चलना पड़ता था। मेरे पैर में चोट थी, मेरी छाती में चोट थी, मेरे स्पाइन में चोट थी। तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज बनाए और मैं तब तक लिखता रहा जब तक मैं अपने आप शारीरिक रूप से, बॉडीली में रिकवर नहीं कर पाया। उसी दौरान मैंने अपना घर बनाया, फार्म हाउस बनाया। जो पैसे मैंने कमाए टेलीविजन से, उनको मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करता चला गया और करता रहा। लेकिन 2016 में मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ऐसे तो मैं जीवन भर करता रहूंगा, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं करना कुछ और चाहता हूँ। मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी कहानियों के जरिए लोगों की जिंदगी थोड़ी सी बदलना चाहता हूँ। मैं लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ। तो 2016 में ये ख्वाब के साथ, तब तक मैं अपने छोटे मोटे कैमरास, छोटी मोटी लाइट्स वगैरह मैं खरीद चुका था। तो मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अभी कुछ समय के लिए टीवी नहीं करूंगा। मैं, क्योंकि मैं लिख पाता हूं, मैं डायरेक्ट कर पाता हूं, तो मैं कोई फिल्म बनाऊंगा, अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाऊंगा। लेकिन उसी दिन, जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया, उसके शायद उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद मुझे किसी फिल्म में, जिसका नाम मित्रों है, मित्रों फिल्म में मुझे एक्टिंग कोचिंग का काम आ गया। एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई सो वांटेड टू बी ऑन द फिल्म सेट। मैं फिल्म सेट पे जाना चाहता था, मैं फिल्म सेट पे रहना चाहता था, क्योंकि टीवी के बारे में मैं सब कुछ जानता था, पर फिल्मों को भी बनते हुए देखना चाह रहा था। और करते करते मित्रों के बाद एक और फिल्म, ऐसे करते करते नोटबुक तक मैं 3 से 4 फिल्म एज एन एक्टिंग कोच कर चुका था। एंड आई टेल यू द सीक्रेट, आई ऑलवेज कैरीड लॉट ऑफ बुक्स अबाउट डायरेक्शन। साथ ही साथ मैं लोगों को कोच करता था। मैं एज अ कोच जुड़ा था बहुत सारी फिल्मों से। तो मेरे अंदर का एक्टर भी जिंदा था, मेरे अंदर का डायरेक्टर भी जिंदा था, मेरे अंदर का राइटर भी जिंदा था। और शायद यूनिवर्स ये देख रहा था कि ये हर तरफ से लगा हुआ है, इसलिए एक दिन अचानक से मेरे पास ऑडिशन आया स्कैम 1992 का। उस ऑडिशन में मैं गया। मैं इंदू नाम की हमारी एक कास्टिंग डायरेक्टर है उनका, और मुकेश छाबड़ा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे रिपीटेटिवली वो टेक करवाया जब तक मैं अच्छा कर न पाया। और फिर मुझे लगता है कि जब तक आप अपने अंदर ये मान के चलो कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तब तक संसार नहीं छोड़ता है। मैं कहता हूं द बेस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज डूइंग। दूसरा, मैंने कभी भी डायरेक्शन करना नहीं चाहा, कभी भी एक्टिंग करना नहीं चाहा, कभी भी राइटिंग करना नहीं चाहा, लेकिन जब मुझे मिला तो मैंने मना भी नहीं किया। मैंने पूरे जोश, जिल और पूरे हौसले के साथ हर काम को एक्सेप्ट कर लिया और हमेशा ये सोच रखी कि जो भी करूंगा उससे मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। खैर, स्कैम 1992 आया और एक रिकॉग्निशन मिली, लोगों को अच्छा लगा हमारा काम, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सबका। लेकिन मुझे फिर से यही बात एक समझ में आती है कि अगर मैं रुक जाता तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये स्ट्रगल पीरियड है, मुझे हमेशा ये लगा कि ये लर्निंग पीरियड है। मैं सीखता रहा और सीखता रहूंगा,
और मैं आप सबके लिए भी यही प्रार्थना करता हूं, यही उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बदल जाएगा अगर आप पर्सपेक्टिव बदल देंगे। अगर आप दृष्टि बदल देंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। कि आप भी एटर्नल लर्नर बने, सीखते रहें, और अपना पर्सपेक्टिव अगर आप बदल देंगे तो हार्ड वर्क हैप्पी वर्क हो जाएगा, स्ट्रगल जो है वो लर्निंग हो जाएगा, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई होप कि मेरी ये कहानी किसी को तो जोश दिलाएगी, किसी की तो जिंदगी बदलेगी। शुक्रिया। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।